Success is the sum of small efforts repeated day in and day out. Welcome class 12 to session 6 of chapter इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। आज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का कंक्लूडिंग पार्ट दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम ने टोटल 4 एप्लीकेशन हम लोगों को दी और आज चारों एप्लीकेशन को हम इन डेप्थ में जाकर समझेंगे अलोंग विद सम एप्लीकेशंस, सम न्यूमेरिकल जो सीबीएसई ने रिपीटेडली हमसे पूछे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट एप्लीकेशन को स्टार्ट करने से पहले, डेरिवेशंस को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें हम लोगों को बहुत थॉरली क्लियर हो जानी चाहिए, दैट इज बेसिक फॉर्मूलाज। तो पहला फॉर्मूला है एंड दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं और लैम्डा जो होता है वो Q बाय L के इक्वल होता है और इसकी यूनिट कूलम पर मीटर होती है। नेक्स्ट आता है हम लोगों का सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं और सिग्मा जो होता है वो Q बाय A के इक्वल होता है और इसकी यूनिट होती है कूलम पर मीटर। और नेक्स्ट थर्ड हमारे पास आता है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं और दैट इज इक्वल टू Q बाय V और इसकी SI यूनिट होती है कूलम पर मीटर क्यूब। तो जब वन डायमेंशन के अंदर बात होगी तो उस केस में हम लोग लीनियर चार्ज डेंसिटी लेंगे, जब टू डायमेंशन में बात होगी तो सरफेस चार्ज डेंसिटी और जब थ्री डायमेंशन में बात होगी तो दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन को समझने से पहले ये तीन बेसिक फॉर्मूलाज आपको दिमाग में रिटेन करने पड़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहली एप्लीकेशन। तो सबसे पहली एप्लीकेशन है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एक इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से। सबसे पहले अपना पर्पस क्लियर होना बहुत जरूरी है कि पर्पस क्या है। पर्पस है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एक इनफाइनेटली लॉन्ग चार्ज वायर की वजह से। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जब चार्ज पॉजिटिव होता है तो फील्ड लाइन आउटवर्ड होता है, जब चार्ज नेगेटिव होता है तो फील्ड लाइन इनवर्ड होता है। हम लोगों ने क्या करा, एक सिलेंड्रिकल बॉडी के अंदर एक चार्ज बॉडी को प्लेस कर दिया और जो चार्ज बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज है और जब चार्ज बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी तो फील्ड लाइन जो होगी वो आउटवर्ड होगी। इसका मतलब अगर ये सिलेंड्रिकल बॉडी के अंदर अगर मैं इस चार्ज बॉडी को रख दूं और जो चार्ज बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज है तो चार्ज बॉडी से निकलता हुआ चार्ज बाहर की तरफ जाएगा। इसका मतलब यहां पर भी फील्ड बाहर है, यहां पर भी फील्ड बाहर है और यहां पर भी फील्ड बाहर है। मतलब इस अगर सिलेंडर के तीन पोर्शन की बात करें तो एक ये वाला पोर्शन होगा, एक ये वाला पोर्शन होगा और एक ये वाला पोर्शन होगा। तो अगर यहाँ वाले की बात करें तो इसका एरिया ऊपर की तरफ होगा, यहाँ वाले की बात करें तो इसका एरिया नीचे की तरफ होगा, यहाँ वाले की बात करें तो इसका एरिया साइड की तरफ होगा। अब अगर ये चार्ज बॉडी है जो पॉजिटिवली चार्ज है तो हर जगह पे जो फील्ड होगी वो बाहर की तरफ जा रही होगी और अगर एरिया ऊपर है और फील्ड इधर जा रही है तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। यही केस में अगर मैं बात करूं कि इस नीचे वाले केस के अंदर हमारे पास जो फील्ड है वो बाहर की तरफ है और एरिया नीचे की तरफ जा रहा है तो एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और यही साइड की बात करूं तो थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। अगर ये बात दिमाग में बैठ गई तो डेरिवेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऊपर एंगल 90 डिग्री, नीचे एंगल 90 डिग्री और साइड में जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। चलिए समझते हैं। तो चार्ज बॉडी ले ली जिसका रेडियस r के इक्वल है, ऊपर वाले में एंगल 90 डिग्री आ गया, नीचे वाले में एंगल 90 डिग्री आ गया और साइड वाले में जो एंगल है वो 0 डिग्री के इक्वल आ गया। तो जो फाई ई होता है दैट इज इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रल ऑफ ईडीएस। तीन सरफेसेस हैं, ईडीएस और ईडीएस या ई डॉट डीएस, ई डॉट डीएस, ई डॉट डीएस। पहला सरफेस S1, दूसरा सरफेस S2, तीसरा सरफेस S3। इसका मतलब जो फाई ई हो गया वो किसके इक्वल हो गया, पहले सरफेस के लिए जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ हम लोगों ने लिख दिया E cos ds cos 0 डिग्री। दूसरे के केस में जो एंगल है वो 90 डिग्री है तो ये हो गया EDS cos 90 डिग्री और तीसरे केस में भी जो है वो EDS cos 90 डिग्री। इसका मतलब जो फ्लक्स हो गया फाई ई दैट इज इक्वल टू EDS प्लस 0 के इक्वल हो गया।
मतलब जो फ्लक्स आ जाएगा वो इक्वल हो गया E इंटू जो एरिया होगा कर्व सरफेस का वो किसके इक्वल होगा, E इंटू 2πr के इक्वल। मतलब फ्लक्स का फॉर्मूला जो आ गया वो इस वाले पोर्शन के लिए हमारे पास किसके इक्वल आ गया, E इंटू 2πr के इक्वल आ गया। जब फ्लक्स का वैल्यू ये हमारे पास आ गई तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि हमारा जो फाई ई होता है वो इक्वल होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। हमारे पास फाई ई जो आ रहा है दैट इज ई इंटू 2πr l दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब हमारे पास जो ई आ गया वो किसके इक्वल आ गया, क्यू अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एल के इक्वल आ गया। और क्योंकि जो वायर थी वो एक वन डायमेंशनल बॉडी थी और अभी हम लोगों ने डिस्कस करा वन डायमेंशनल बॉडी के लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। इसका मतलब हम लोग यहाँ से Q को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है लैम्डा जो होता है वो Q बाय एल के इक्वल होता है, तो Q लैम्डा एल के इक्वल हो गया। मतलब लैम्डा इंटू एल अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर इंटू एल हो गया। लेंथ से लेंथ अगर उड़ा दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आ गई, लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर के इक्वल आ गई। So this is the formula for electric field due to an infinitely long charge wire which is based on Gauss theorem. फॉर्मूला याद रखना है E equals to lambda upon में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इस केस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेगी रेडियस के, इस बात को दिमाग में रखना है, राइट। चलिए, क्या इस टॉपिक पे कोई सीबीएसई ने क्वेश्चन दिया आज तक? आंसर इज यस। 2013-2023 आउटसाइड दिल्ली और फॉरेन के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है इसको समझ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि एक इनफाइनाइटली लॉन्ग पॉजिटिवली चार्ज वायर है, मतलब यहीं से पता लग गया कि डेरिवेशन की ही बात हो रही है, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है वो लैम्डा कूलम पर मीटर है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वायर के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और जब रिवॉल्व कर रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर प्लेन में। एक्सप्रेशन निकालना है काइनेटिक एनर्जी के लिए। एक्सप्रेशन निकालना है काइनेटिक एनर्जी के लिए। आपको क्या दिमाग में रखना है, जब भी बॉडी किसी भी बॉडी के अक्रॉस घूमती है तो घूमने पे जो फोर्स लगती है दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मॉडल फॉलो हो रहा है जो बोल रहा है कि सेंटर में जो है वो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड शेल है और शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो घूम रहा है। जब इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो इलेक्ट्रॉन को जो फोर्स चाहिए होगी उस फोर्स को हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि एक चार्ज वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी है, जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारी जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल है। सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² अपॉन में r और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हम लिख सकते हैं E इक्वल्स टू QE। अभी अगर आप यहां देखेंगे mv² अपॉन में r तो क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इसलिए E आ गया। और क्वेश्चन में गिवन है लीनियर चार्ज डेंसिटी और हमने अभी डिस्कस करा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए वो इक्वल होती है लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, राइट। इस केस के अंदर क्या हो गया, रेडियस से रेडियस कैंसिल हो गया। जब रेडियस से रेडियस कैंसिल हो गया इसका मतलब हम लोगों का mv² किसके इक्वल आ गया, E लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ गया। अब क्योंकि हमें फॉर्मूला चाहिए काइनेटिक एनर्जी का तो दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब आपका हाफ mv² जो हो गया वो इक्वल हो गया E लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। मतलब ये पूरा का पूरा फॉर्मूला किसके इक्वल हो गया, दैट इज फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड दैट इज इक्वल टू E लैम्डा अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ गया। So this is the expression for kinetic energy for an electron moving in a circular path around a nucleus. फिर आगे बोल रहा है कि plot a graph of kinetic energy as a function of charge density। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जो kinetic energy है वो directly proportional lambda के as per formula, क्योंकि directly proportional है इसलिए जो ग्राफ होगा वो कैसे बन जाएगा, स्ट्रेट लाइन। y एक्सिस पे आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा और x एक्सिस पे आपके पास वेवलेंथ। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2 बार सीबीएसई के अंदर ऑलरेडी
आया हुआ है इस टॉपिक के बेसिस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसकी सेकंड डेरिवेशन आती है गॉस की सेकंड एप्लीकेशन, और सेकंड एप्लीकेशन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। मतलब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एक इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से। मतलब हम लोगों ने क्या करा, एक सिलिंड्रिकल बॉडी के अंदर एक शीट को प्लेस कर दिया, और जब शीट को प्लेस करेंगे तो शीट जो होगी वो पॉजिटिवली चार्ज होगी। जब शीट पॉजिटिवली चार्ज होगी और जब चार्ज पॉजिटिव होगा तो फील्ड लाइन आउटवर्ड होती है। इसका मतलब इस पॉजिटिवली चार्ज शीट की वजह से जो फील्ड होगी वो यहां पर भी बाहर हो जाएगी और यहां पर भी बाहर हो जाएगी। तो कर्व सरफेसेस की वजह से जो फ्लक्स होगा वो तो जीरो हो जाएगा, सिर्फ इन पोर्शन की वजह से फ्लक्स आएगा। तो जो टोटल फ्लक्स हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू ई ए प्लस ई ए। इसका मतलब जो फ्लक्स हो गया दैट इज इक्वल टू 2 के इक्वल हो गया, राइट। अभी पढ़ा गॉस थ्योरम बोलता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फाई होता है दैट इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के। तो फाई ई की जगह कितना हो गया 2e इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल आ गया। क्योंकि ये टू डायमेंशनल बॉडी है और टू डायमेंशनल बॉडी के लिए हम लोगों ने डिस्कस करा कि सिग्मा जो होता है दैट इज इक्वल टू क्यू बाय, मतलब अगले स्टेप में हमारे पास जो 2e है वो किसके इक्वल हो गया, सिग्मा इंटू ए अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आ गया। मतलब एरिया से एरिया कैंसिल हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आ गई, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट के। So this is the formula for electric field due to an infinite plane sheet, and formula is E equals to sigma upon में 2 epsilon naught। कई जगह जहां पर हमें डायरेक्शंस को स्पेसिफाइड करना होगा तो हम इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, E equals to sigma upon में 2 epsilon naught into n caps, and this n cap is called a unit vector, and the purpose of this unit vector is to specify the direction. And in class 11 we have already studied that unit vector is used to specify the direction, right? So this is the formula for electric field due to an infinite plane sheet। इसकी तीसरी एप्लीकेशन आती है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। मतलब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इनफाइनाइटली पॉजिटिवली चार्ज पैरेलल प्लेट्स की वजह से। तो यहां पर आप देखोगे हमारे पास कुछ प्लेट्स अवेलेबल है, कुछ प्लेट्स अवेलेबल है। आपको क्या दिमाग में रखना है, जब सिग्मा की वैल्यू, मतलब सिग्मा जो होता है दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो वैल्यू पॉजिटिव होगी, जब सिग्मा की वैल्यू लेस देन 0 होगी तो वैल्यू नेगेटिव होगी। ये सिंपल सी बात आपको दिमाग में रखनी है। तो यहां पर आप देखोगे, क्या देखोगे कि कुछ प्लेट्स अवेलेबल है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स है, और हर जगह जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो रिलेटिवली अलग है। मतलब यहाँ आउटवर्ड है, यहाँ इस तरफ है या इस तरफ है। ऐसा क्यों है, क्योंकि हम अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज को फाइंड करते हैं। जैसे अगर हम पहले केस के अंदर बात करें तो उस केस के अंदर हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास E1 होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड जा रहा है तो दैट इज इक्वल टू माइनस सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप हो जाएगा। अभी फॉर्मूला पड़ा इलेक्ट्रिक फील्ड का। ऐसे अगर इस केस की भी अगर हम बात करें तो हमारे पास E2 किसके इक्वल हो जाएगा, दैट इज माइनस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हम फर्स्ट प्लेट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे दैट इज इक्वल टू E1 प्लस E2, और अगर इसकी वैल्यू पुट करेंगे माइनस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। आप इसको सिग्मा 1 सिग्मा 2 भी ले सकते हैं, दिस इज सिग्मा 1, दिस इज सिग्मा 2, दिस इज सिग्मा 1, दिस इज सिग्मा 2। तो इस केस के अंदर जो E1 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस 1 अपॉन में 2 सिग्मा नॉट एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 के। ऐसे अगर आप सेकंड केस लेंगे तो सेकंड केस के अंदर दिस इज फर्स्ट केस, दिस इज सेकंड केस। जब आप सेकंड केस लेंगे तो यहाँ पर जो E1 की वैल्यू, क्योंकि राइट साइड पे जा रहा है तो हो जाएगा प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। जब आप E2 की वैल्यू लेंगे तो इस केस में वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि उस साइड जा रहा है, माइनस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आर यूनिट वेक्टर। मतलब यहाँ पर जो आपके पास दिस इज सिग्मा 1, दिस इज सिग्मा 2, तो यहाँ पर जो E2 आ जाएगा
दैट इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा 2 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब यहाँ 2 पे जो वैल्यू निकल के आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, राइट। तो ऐसे ही हम लोग थर्ड पे भी वैल्यू निकाल सकते हैं, दोनों बाहर की तरफ जा रहे हैं। जब दोनों बाहर की तरफ जाएंगे तो उस केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट सरफेस पे आ जाएगी दैट इज प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। सेकंड केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी दैट इज प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज सिग्मा 1, दिस इज सिग्मा 2। और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी थर्ड सरफेस पे दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 पे। तो कॉन्सेप्ट सिंपल सा है, अगर सिग्मा ग्रेटर देन 0 होगा तो वैल्यू पॉजिटिव होगी और अगर सिग्मा लेस देन 0 है तो वैल्यू नेगेटिव होगी। सो दिस इज द सेकंड थर्ड इक्वेशन और थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। एंड लास्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। हमें एक स्फेरिकल शेल के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड करना है। हम इस फिगर में देख सकते हैं कि एक स्फेरिकल शेल के हमारे पास 3 एरियाज अवेलेबल है, 3 जगह पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। कौन कौन सी 3 जगह है? पहली जगह है इनसाइड पे, दूसरी जगह है ऑन द सरफेस पे और तीसरी जगह है आउटसाइड द सरफेस। तो एक एक करके हम डिराइव करते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास केस क्या है, जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड पे निकालनी है। आउटसाइड का मतलब हो गया कि जो छोटा आर है वो बड़ा है बड़े आर से, तो छोटे आर का रेडियस बाहर तक है और ये अंदर वाले का रेडियस स्मॉल आर। तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है कि जो इलेक्ट्रिक फाई जो होता है दैट इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस, मतलब ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल हो गया। क्योंकि ये गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन है तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इज व्हाट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर फाई इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट तो फाई की जगह कितना आ गया, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आ गई, क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ स्फेरिकल शेल, जहां पर हम लोगों ने अंदर बाहर वाले पोर्शन पे मतलब इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड किया। अभी सेकंड है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ऑन द स्फेरिकल शेल। जब ऑन द स्फेरिकल शेल निकालना तो इस केस में क्या हो जाएगा, रेडियस आर के इक्वल हो जाएगा। तो इसलिए सेकंड पार्ट इज ऑन द स्फेरिकल शेल, ऑन द स्फेरिकल शेल। ऑन द स्फेरिकल शेल का मतलब स्मॉल आर जो है वो इक्वल है कैपिटल आर के। इसका मतलब फाई जो हो गया वो इक्वल हो गया किसके, ईडीएस, मतलब ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल हो गया और यहां पर कैपिटल आर आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम फाई इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फाई की जगह हम लिख सकते हैं ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और हम लोगों को पता है कि सिग्मा जो होता है दैट इज इक्वल टू क्यू बाय ए, तो क्यू इज सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन में एप्सिलॉन नॉट हो गया। 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल आ गई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट की। अब इसी के अंदर हमारे पास लास्ट पार्ट दे रखा है, जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इनसाइड पे। जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड पे निकालनी है मतलब अंदर पे निकालनी है, अंदर का मतलब क्या हो गया कि जो छोटा आर है वो बड़ा है बड़े आर से। मतलब जब अंदर की बात करोगे, बिकॉज इट इज अ कंडक्टिंग बॉडी, इनसाइड अ कंडक्टर चार्जेस डू नॉट रिसाइड। जस्ट बिकॉज चार्जेस आर नॉट रिसाइडिंग इनसाइड अ कंडक्टिंग बॉडी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, आंसर इज 0। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर है, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर है, बट क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर है,
आंसर इज नो। तो ये दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो हमने 4 एप्लीकेशंस पढ़ी आज गॉस थ्योरम की। क्या इस टॉपिक पे कोई न्यूमेरिकल है? आंसर इज यस। एनसीईआरटी के अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गिवन है। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़कर ही समझ जाएंगे आपसे क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर है, मतलब आर की वैल्यू 0.12 मीटर गिवन है, जिसमें जो चार्ज है दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -7 कूलम है, जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इनसाइड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पहले पार्ट में इनसाइड में, दूसरे पार्ट में आपको बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आउटसाइड पे, और तीसरे पार्ट में आपको बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको 18 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहला पार्ट बोल रहा है इनसाइड पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इनसाइड अ कंडक्टर तो चार्जेस रिजाइड ही नहीं करते, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? 0। क्वेश्चन का दूसरा पार्ट बोल रहा है जस्ट आउटसाइड द सरफेस, और अभी फॉर्मूला पढ़ा E इक्वल्स टू Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, मतलब ये हो गया K 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज की वैल्यू गिवन है 1.6 इंटू 10 की पावर -7 कूलम, और रेडियस जो है वो कितना है इस केस में 12 सेंटीमीटर आपके पास अवेलेबल है। 12 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हो गया 144 इंटू 10 की पावर -2 के। तीसरा पार्ट आपको बोल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको निकालनी है, आप इसको खुद सॉल्व करेंगे, आंसर न्यूटन पर कूलम में आ जाएगा। तीसरा पार्ट आपको बोल रहा है एट अ पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, मतलब अगले केस में जो रेडियस है वो चेंज होके KQ/R² हो गया, और यहाँ K की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9, जो Q है उसकी वैल्यू सेम रहेगी विच इज 1.6 इंटू 10 की पावर -7, और यहाँ रेडियस हो जाएगा कितना 18 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 18 इंटू 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर। इसको आप खुद सॉल्व करेंगे और आंसर न्यूटन पर कूलम। So this is the practical application based question on Gauss theorem's fourth application, that is electric field due to a spherical shell. So hope you enjoyed this entire session, 6 sessions of electric charges and field. So for any doubts, any confusion, any issue in any part of the video, just feel free to drop your doubts in our comment box. So thank you so much for giving us a valuable time, and don't forget to subscribe our channel and share with your nears and dears. So till next session, keep learning, keep exploring and keep growing. Thank you so much. Take care.